नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस G7 समिट और क्रोएशिया के दौरे से लौटने के बाद बिहार पहुंचे हैं और उड़ीसा भी पहुंचे हैं और दोनों जगह उन्होंने जो भाषण दिया है थोड़ा उसकी पड़ताल करेंगे। और इसके अलावा भी आज डेवलपमेंट हैं ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 सप्ताह का एक तरीके से कहना चाहिए कि अवकाश ले लिया है। इस अवकाश के दौरान वो देखेंगे कि इजराइल और ईरान में किसकी सांसें ज्यादा फूलती हैं। उसके बाद वो ये भी देखेंगे कि हमें इस युद्ध में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनकी और उनके सलाहकारों की तो कोशिश ये है कि प्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध में अमेरिका को शामिल नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि फिर वो जो एक भूमिका होती है झाड़ पोंछना, मनाना, मध्यस्थता करना, सलाह देना, वो सब चीजें हाथ में नहीं रह जाएंगी। और जो ट्रंप 20 जनवरी से पहले, शपथ से पहले कहते थे कि भाई मैं फला जगह का भी युद्ध खत्म करा दूंगा, उनके बीच का भी युद्ध खत्म करा दूंगा, तो अगर खुद ही युद्ध में कूद पड़ेंगे तो फिर आप तो यू टर्न मार रहे हैं। और जो आप कह रहे थे कि हम किन्हीं दूसरों के युद्ध में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, तो टांग तो आप फंसा चुके होंगे। तो इसलिए जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ लेते हैं। लखनऊ से जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट और पटना से जुड़ रहे हैं अभिषेक तिवारी। दोनों वरिष्ठ जन हैं, अनुभवी हैं, घटनाओं पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। वीरेंद्र सर को प्रणाम, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। अभिषेक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार में भी सभा थी और उड़ीसा में भी थी। बिहार में तो खैर उन्होंने जिक्र नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल का, पर उड़ीसा में किया और कहा कि वो चाहते थे कि मैं वॉशिंगटन होते हुए जाऊं, कुछ खाने पर बातचीत हो जाए। और मैंने नम्रता पूर्वक उनके आग्रह को कहना चाहिए कि मना किया कि मैं इस समय नहीं आ सकता। और उन्होंने कहा कि चूंकि मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, जाहिर है बिहार के, उड़ीसा के, इसके अलावा क्रोएशिया भी जाना था, कुछ दूसरे कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के थे। ये अलग बात है कि पृष्ठभूमि क्या थी, डोनाल्ड ट्रंप क्यों बुलाना चाहते थे और वहां पर क्या जाल उन्होंने बिछा रखा था आसिम मुनीर को बुला करके, और उसके कितने गलत राजनीतिक संदेश और संकेत जा सकते थे और मोदी विरोधियों को एक अस्त्र हाथ में लग सकता था। तो प्रधानमंत्री का कुल मिलाकर के जो बिहार की सभा थी और उड़ीसा की सभा थी, उस पर आपका आकलन। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा देखते बनती है। साइप्रस, G7 और उसके बाद बिहार में रैली कवर करना, फिर उड़ीसा में जाना। लेकिन बिटवीन इन सब के चीज जो वहां पे एक जाल, जैसा आपने कहा, बुना जा चुका था। पाकिस्तानी प्रो मीडिया हाउस वहां पर टाइम्स स्क्वायर में काफी जमा थे और डिनर टेबल पे भी जाने से पहले। लेकिन मूल एक गलती कर रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या आसिफ मुनीर साहब, वो नरेंद्र मोदी जी को समझ नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अभी मिल के आए हैं, चूंकि सोरस के बेटे के का ब्याह था। हम लोग थोड़ा सा बिहारी टेक्सचर में आ जाते हैं, तो थोड़ा कुछ इनपुट लेकर के आए होंगे हैं। उधर वहां भी बोटी परोसी गई है, आटा भी था, चावल भी था। तो मुनीर साहब भी खुश हैं, बाहर निकल के नोबेल प्राइज दे ही दिए हैं। मीनवाइल फ्रांस वाले ने कह दिया कि भाई वार सिचुएशन में बताइए, दूसरों का वार करा रहे हैं, वहां पे पुतिन साहब भी मजा ले रहे हैं।
अब मोदी जी को ये जो फँसाने का ट्रैप है ये मुनीर के ही इशारे पे हो रहा है। वो मुनीर को बहुत कुछ दे रहे हैं क्योंकि बदले में क्रिप्टो माइनिंग वाला लाइसेंस तो मिल ही गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो हीरा मंडी हो ही चुका है। नरेंद्र मोदी जी के जियोपॉलिटिक्स और उनके सबसे मजबूत इस पे मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ। अभी लगभग 4 दिन 5 दिन पहले कांग्रेस के कई लोगों की मीटिंग हुई जिसमें सो कॉल्ड कई एक्स राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर भी बुलाए गए थे। और उसका जो मेन मोटिव था, वो ये था कि नरेंद्र मोदी जी के सबसे जो 10 साल का जो सबसे बड़ा इमेज मेकओवर है कि उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। इस पर आपको हिट करना है, इस पर काउंटर करना है। नरेंद्र मोदी जी के बाकी अगर राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी की बाकी नीतियों की आलोचना नहीं करनी है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मत कीजिए, आप ऐसे कीजिए कि ये ब्लंडर हो रहा है। लेकिन उनको लगा था कि ट्रंप के बुलावे पे मोदी जी चले जाएंगे, लेकिन ये प्लान तो फेल हो गया। अब वो प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे। आप आने वाले समय में देखेंगे जो कांग्रेस के इन्फ्लुएंसर हैं वो कहेंगे कि अब तक का सबसे खराब विदेश नीति भारत फॉलो कर रहा है। लिटरली ट्रंप ने कल एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ भाई अब सीज फायर जो है वो नहीं कराया और इंडिया पाकिस्तान अपने म्यूचुअल पे गए थे। आज उड़ीसा में उस बात का जिक्र भी हो गया कि भाई वो बुलाए थे नहीं गया। लेकिन बिहार वाला जो था वो ज्यादा डेंजरस था। लालू प्रसाद यादव के उस कोर पर अटैक किया और देखिए नरेंद्र मोदी जी एजेंडा सेट करते हैं। अब आप डिफेंड डिफेंड कीजिए। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि बाबा साहब अंबेडकर की जो है फोटोग्राफ जो है वो अपने पांव के पास आप रखे थे जिस प्रकार से, अब वो बोल के चले गए। अब आरजेडी आईटी सेल 2 दिन तक डिफेंड करेगी कि नहीं ऐसा नहीं था, आप उसको गलत ढंग से मिसकोट कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन का सर यही काम होता है कि हम बोल के निकल जाए, अब तुम पीछे बीन बजाते रहो, सांप निकल चुका है, लाठी पीटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये काम कांग्रेस आईटी सेल करती है और बीजेपी आईटी सेल उसका रिवर्स करती है। कांग्रेस आईटी सेल एजेंडा सेट सेट करती है और बीजेपी आईटी सेल डिफेंड करती है। जैसे नरेंद्र सरेंडर वो एक एजेंडा था और बीजेपी आईटी सेल उसको डिफेंड कर रही थी। नरेंद्र मोदी अग्रेसिव राजनीति करते हैं, वो भी बिल्कुल उल्टा एजेंडा सेट करते हैं। यहां सीखने की आवश्यकता है हम लोगों को कि इन सबके ट्रैप में फंसने के अलावा, जियो पॉलिटिक्स पर जाने के अलावा, इस वक्त जो देश के अंदर मोदी जी की अग्रेसिव राजनीति है उसको अगर राष्ट्रवादी पुश करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मिशन पुशबैक, कल भी लगभग 150 से अधिक अवैध बांग्लादेशी देश भर के अंदर पकड़े गए। 30,000 से अधिक डिसअपियर हो गए, हेमंता विश्व शर्मा का है स्टेटमेंट। किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी अ, सीधे संत समाज के साथ 11 तारीख को मीटिंग किए थे और संत समाज के साथ मीटिंग करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी प्रकार की चीजें। बिहार का चुनाव आने वाला है। ऐसे में मैं अगर बिहार के विश्लेषण को समझ रहा हूं और देख रहा हूं, तो मैं तो सिर्फ एक ही आदमी है जिस पर मैं दांव लगा सकता हूं, वो नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कुछ नहीं है सर। नरेंद्र मोदी ही वो चेहरा है जो अकेले बिहार चुनाव को बीजेपी के लिए पुल कर सकते हैं, वरना स्थिति इतनी आसान नहीं है। नीतीश कुमार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है और स्पेशली एक समाज जो शाहाबाद प्रमंडल में वोट नहीं किया था, मिथिला में नाराज था, वो जनसुराज की तरफ रैलियों में जा रहा है। कितना ट्रांसलेट होगा वोट में वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये कहना कि जनसुराज का इंपैक्ट नहीं होगा, स्पेशली जब पवन सिंह और मनीष कश्यप आ जाएंगे तब। पवन सिंह वो है आदमी जिसके कारण 6 लोकसभा सीटें बीजेपी हारी, बक्सर हारी, सासाराम हारी, आरा हारी, औरंगाबाद हारी, पाटलिपुत्र हारी। तो अगर हम ये देखें कि इतने, और ये सब वो लोकसभा सीटें थी जो बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए श्योर शॉर्ट विनिंग फॉर्मूला वाला था। सासाराम, बक्सर और आरा अगर आप हार जा रहे हैं, चलिए काराकाट हारे पवन सिंह के कारण एक समझ में आता है, औरंगाबाद आप हार जा रहे हैं, पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव हार जा रहे हैं, तो कितना खतरनाक सिचुएशन उत्पन्न हुआ। जहां पर अच्छा राजद की पॉलिटिक्स में एक शिफ्ट है। शिफ्ट ये है कि वो भी कुशवाहा वोट बैंक पर इस बार नजर डाले हुए। तो आप उपेंद्र कुशवाहा का भी रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको चिराग पासवान को भी फिट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी फिट करना है और आपको मांझी जी को भी फिट करना है। तो क्या बीजेपी सेक्रीफाइस करेगी? अगर बीजेपी सेक्रीफाइस ही कर देगी तब तो जीतना मुश्किल है और जदयू मानेगी नहीं। तो इसी बीच नरेंद्र मोदी ही वो एक चेहरा है
जिनके कारण ये सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। वरना बिहार बीजेपी के अंदर आई एम सॉरी ऐसा कोई लीडरशिप नहीं है। हाँ, दूसरा आज जब मंच पे चिराग पासवान का ज़िक्र हुआ तो मुझे याद आया कि जो एक भाव है जनता में, देखिए मैं एक बहुत ऑनेस्ट आकलन कर रहा हूँ। अनफॉर्च्यूनेटली बिहार बीजेपी के पास लीडर नहीं है और चिराग पासवान में कई कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि वोट तो कास्ट के नाम पे ही होता है, कई कम्युनिटी के लोगों को चिराग पासवान में अपना लीडर नज़र आता है। और वो बार-बार कहते हैं मंच से कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। और इस बार अभी 2 दिन पहले इन्होंने ये भी कहा है कि इस बार तो लंका दहन होगा। तो अब तो बिगुल फूँक ही चुका है, कोई माने ना माने तेजस्वी वर्सेस चिराग तो तय है आने वाले समय में। जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अभिषेक जी। भट्ट साहब आपके पास आते हैं। अब जरा इज़राइल और ईरान युद्ध की तरफ भी नज़र दौड़ा ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा उड़ीसा में कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैंने नम्रतापूर्वक उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहाँ मेरे कार्यक्रम थे और क्रोएशिया भी जाना था। वो तो एक अलग बात है, पर ये जो टकराव है इस समय ईरान और इज़राइल का, इसमें ट्रंप की भूमिका आप क्या देख रहे हैं? इधर जनरल मुनीर को बुला करके उनके कान में क्या बातें कही हैं और बड़ा दिलचस्प है ये। मैं आज शाम के समय पूर्व नौकरशाह और बहुत जाने-माने ऑथर देवाशेर साहब से बात कर रहा था, तिलक देवाशेर साहब से। रॉ के बॉस थे। जी, तो ये तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा ये कैसी मुलाकात थी जिसमें ना कोई वीडियो सामने आया है, ना कोई फोटोग्राफ सामने आया है और किसी चैनल के पास, किसी वेबसाइट के पास कुछ नहीं है। बस एक गुब्बारे में जैसा हवा भर देते हैं, वो काम करके ट्रंप ने उनको वापस भेजा है। जाहिर है कुछ तो रणनीति बनी होगी, कुछ तो तैयार किया होगा मुनीर को और पाकिस्तान को आने वाले दिनों के लिए। आपको क्या लगता है? देखिए, ये अब ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे दुनिया के लिए बहुत समस्याएं खड़ी कर दी है। पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर से ये बात साबित हो गई कि जो नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में जिसे कहा जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस था, वो अमेरिकन सीक्रेट बेस था। ये बात खुल गई। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स वहां पे स्टोर कर रखे थे और वो सब जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा और बाद में अमेरिका को वो डिफ्यूज करना पड़ा। और ये खबरें सामने लगातार आई हैं कि वहां लगातार भूकंप आ रहा है। एक तो ये बात है, और दूसरे ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने में ये कोई माने चाहे ना माने, लेकिन आप अगर यूरोपियन, ब्रिटिश, अमेरिकन जो डिफेंस के संगठनों की रिपोर्ट पढ़ें, जो उनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वेबसाइट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, खासकर सिपरी है, इंडिया अब एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज कर चुका है। अब सुपर पावर शब्द अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। सुपर पावर का माने अमेरिका, रक्षा नहीं है हमारे लिए। हमें किसी पे कब्जा नहीं करना है, हमें किसी हत्या नहीं करनी है, हमें किसी का भूभाग कब्जाना नहीं है, हमें किसी के देश के ऊपर दबाव डाल करके अपनी मनमानी नीतियों को मनवाना नहीं है। सुपर पावर हम इसलिए हैं कि हम अपने मिलिट्री और विदेश नीति के मामले में स्वयं निर्णय करते हैं। हमारे हित में क्या है वही निर्णय करेंगे। अगर इंडिया को अगर रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना है और अमेरिका अगर विरोध करेगा तो उसको हम नहीं मानेंगे। अगर रूस हमको डिस्काउंट पे अगर क्रूड ऑयल दे रहा है 50-52 डॉलर पर बैरल पे, तो रूस और यूरोप कितना भी चिल्लाए हम उसको इंपोर्ट करेंगे। और जितना हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट था उससे ज्यादा आज इंडिया का ऑयल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो गया है। पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन फ्यूल है और नेफ्ता है, अराउंड $58 बिलियन। तो जबकि इंडिया का जो अपना क्रूड इंपोर्ट है वो $38 बिलियन है। और यूरोप के विरोध के बावजूद हमने क्रूड इंपोर्ट किया रशिया से और रिफाइंड ऑयल यूरोप को ही बेचा। यूरोप ने पहले विरोध किया, बाद में कहा कि इंडिया ने हमारी इकोनॉमी को बचा लिया, वरना हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का भाव आसमान छू रहा होता। अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत ने
और जो फाइजर अमेरिकन बड़ी कंपनी है, जो डीप स्टेट की एक बहुत बड़ी कंपोनेंट है, इंडिया ने लगभग 60 करोड़ कोरोना वैक्सीन अफ्रीकी देशों को फ्री दिया। 100 करोड़ वैक्सीन बहुत सस्ते दामों पे दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ फाइजर को। तो इंडिया इसलिए सुपर पावर है। हमको जो है अमेरिका का दबाव है कि आप रशियन मिलिट्री हार्डवेयर लेना बंद कीजिए, आप हमसे लीजिए। हमने कहा हमें अगर हम किसी को आपके कहने पर डिश नहीं करेंगे, हम आपके कहने पर किसी को ठुकराएंगे नहीं, जो हमारे हित में होगा वो हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की बिहार में, वी विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश द टेररिस्ट, द परपरेटर्स एंड देयर बैकर्स। यहां तक कहा कि जो अब हम ये प्रॉक्सीज में, नॉन स्टेट एक्टर में और सरकार में कोई भेद नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान से अगर टेरर की एक्टिविटी आ रही है, हो रही है, तो पाकिस्तान सरकार दोषी है। यानी नरेंद्र मोदी ने थ्रेशोल्ड को एकदम जमीन पे ला दिया। पहले आप हमारे सर का बाल पकड़ते थे तो हम गुस्सा करते थे, अब अगर आपने हमारे पाँव पे भी अगर पाँव मार दिया तो हम आपको पटक के मारेंगे। और तो ये सारी बातें हैं जो जो दुनिया को बताती हैं कि हाँ, भारत अब जो है मिलिट्री हार्डवेयर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रोड्यूस भी कर रहा है, उससे अपने को डिफेंड भी कर रहा है, दुनिया को वो दे भी रहा है। और आज जो है आज DRDO में और ये भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में और चाहे वो लार्सन ट्यूब्रो हो, चाहे भारत फोर्ज हो, सबके यहाँ पूरे दुनिया से ऑर्डर्स की ट्रेड की इंक्वायरी की लाइन लगी हुई है कि भैया जो ड्रोन हमको अमेरिका से मिलता है $25,000 में, वो इंडिया में $2,000 में मिल रहा है। तो इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट में इंडिया एक इंडिपेंडेंट ताकत उभर गया है। अब हम किसी भी मामले में हमको अमेरिका और यूरोप से वैलिडेशन नहीं चाहिए। हम सारे निर्णय अपने अनुसार करेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो बात अब सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप और जो खेत मार्शल है सैयद मुनीर, इसको खेत मार्शल नाम दिया गया है, कि अब ये तैयारी ईरान की हो रही है। और अब तो ट्रंप ने मान भी लिया है कि भैया मैंने पाकिस्तान को रोका और इंडिया को मोदी ने रोका। तो ये तैयारी वहां की हो रही है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आधिकारिक घोषणा कर दी है, 4 जुलाई तक नूर खान एयरबेस किसी की भी एंट्री के लिए प्रतिबंधित है, बंद रहेगा। और ट्रंप जो है पाकिस्तान के मुनीर के जरिए ईरान में चाइना के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्रवाई करने जा रहे हैं। वो एक व्यापारी है, वो एक बिजनेसमैन है, उसे कोई जो है उसका हर रिश्ता बड़ा ट्रांजैक्शनल होता है। और दूसरा काम जो ट्रंप ने किया कि पाकिस्तान और ईरान को आमने सामने खड़ा करके उसने शिया सुन्नी का जो झगड़ा है, जो शिया सुन्नी की फॉल्ट लाइन है, उसमें फिर से उसने आग डाली है। आज लखनऊ में जो सबसे बड़ा शियों की मस्जिद है, आसफी मस्जिद और इमामबाड़े में बहुत बड़ी आज भीड़ इकट्ठा हुई। आज फ्राइडे था, ईरान की सलामती की दुआ पढ़ी गई। और जो ईदगाह है, जो सुन्नियों की मस्जिद है, वहां पे इस तरह की कोई दुआ नहीं हुई। तो आज लखनऊ के शिया ईदगाह, जो सुन्नी मुसलमानों की मस्जिद है और जो लखनऊ की ईदगाह कहलाती है, तो उसके मौलाना जो ईदगाह के हैं वो खालिद रशीद साहब, जो हर सरकार के बड़े करीबी रहते हैं, उनकी बड़ी आलोचना हो रही है। तो ये इसने शिया सुन्नी का एक नया जो है एक नई आग शुरू कर दी है। और जहां तक हमारे इंटरेस्ट की बात है, ईरान में एक अमेरिका के प्रतिरोध करने वाली सरकार बनी रहनी चाहिए। पूरे वेस्ट एशिया में अगर कोई अमेरिका से लड़ रहा है तो वो ईरान है। जितने अरब स्टेट हैं वो तो बिल्कुल अमेरिका के पैरों में लेटे हुए, जो चाहता अमेरिका उनसे कराता है। तो ये सब जो हो रहा है, जो गए थे मुनीर साहब, भारत को इसकी कोई के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। हमने तो ये बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया है, रोका है, हमने सीज फायर नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर को हमने सस्पेंड नहीं किया है। यदि दोबारा कोई हरकत होगी तो वैसी कार्रवाई होगी। और जैसा कि हमने देखा 6-7 मई को, 9-10 मई को जिस तरह का ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया, या बल्कि ट्राइड ने किया इंडियन एयरफोर्स नेवी के ज्वाइंट ऑपरेशन ने, उससे ये मुझे कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि 10 मई से लेकर के आज तक
ऑपरेशन के दौरान जो भी कमियां दिखाई पड़ी होंगी, जिस चीज की भी कमी दिखाई पड़ी होगी, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय युद्ध की गति से काम कर रहा है और अपना मिलिट्री बिल्डअप जितना हम कर सकते हैं, जितने कम समय में, वो काम भारत में हो रहा है। तो अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी है कि नरेंद्र मोदी के जमाने में हमारी मन की बात नहीं होती। आपने कहा कि जीई के हम इंजन नहीं देंगे तेजस के लिए, ठीक है, हम अपना बना लेंगे, और उसके पहले हम जो फ्रांस का साफरान है हम उससे ले लेंगे। कल HAL के साफरान के बीच में जो एग्रीमेंट भी साइन हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। भारत का विश्व के पटल पर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में या कंटेस्ट में एक इंडिपेंडेंट प्लेयर के रूप में उभरना पूरे पश्चिम यूरोप, पूरे अमेरिका की जो हेजेमोनी है, जो दादागिरी है, जो प्रभुत्व है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो टेरर की फंडिंग का मामला देखती है, वहां पे जो अमेरिकी चिंटू है जापान, वो भारत के खिलाफ वोट कर रहा है। ये कोई असामान्य बात थोड़ी है। जापान कभी भी इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकता। साउथ कोरिया कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान ये दोनों अमेरिका के प्रॉक्सी हैं। तो भारत एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में उभर रहा है। चाइना जो है झूठा है, बेईमान है, चालबाज है, अमेरिका मक्कार है। तो ग्लोबल साउथ के लिए, पूरे अफ्रीका के लिए अगर आज कोई आशा की किरण उभर रहा है, एक रे ऑफ होप है, जो वो है इंडिया, जो हर मामलों में उनको बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशनैलिटीज के, बिना दलील किए, बिना ह्यूमिलेट किए हुए जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, डिफेंस है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है, माइनिंग है, मेडिकल है, ट्रीटमेंट या फार्मास्यूटिकल है, मेडिसिन है, हर मामलों में वो उनकी मदद करता है। ये चिंता है अमेरिका की। अगर इंडिया अगर इंडिपेंडेंट आर्बिटर के रूप में अगर स्टैब्लिश हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में हमारी चौधराहट कम होगी। और दिनों दिन ये मैसेज जा रहा है कि अब भारत को अमेरिका या यूरोप का वैलिडेशन, वैधता प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। जो हमारे हित में होगा वो हम करेंगे। सही है। धीरेन्द्र पुंडीर जी का भी स्वागत कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धीरेन्द्र सर प्रणाम सर। एक एडिशन था सर इसमें। नमस्कार जी हाँ, अभिषेक कुछ कह रहे हैं। जी नमस्कार। प्रणाम सर। इसमें एक एडिशन था। आप कल्पना कीजिए कि नेपाल के ऊपर चाइना का अटैक होता और चीन में जाके आदरणीय प्रधानमंत्री डिनर कर रहे होते। इस देश का पॉलिटिकल जो आउटरीच होता मीडिया के द्वारा, वो कैसा होता। ये एक तरफ पाकिस्तान की आवाम जो पाकिस्तान में बैठी है और एक तरफ भारत में जो पाकिस्तान की आवाम बैठी हुई है, वो दोनों ईरान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। आसिफ मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ करके रोटी खा रहे हैं, मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है। और ईरान की बेवकूफी देखिए, वो कह रहा है कि ये अगर एटॉमिक वार हुआ तो ये हमारी तरफ से एटम बम चलाए। इससे बड़ा लाला लैंड में जीने वाला कोई देश हो सकता है क्या? समस्या ये है कि इस फॉल्ट लाइन को ट्रंप समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से अब तो ईरान के लोग भी खुल करके बात करने लगे हैं कि क्या आसिफ मुनीर जो हमारे यहाँ विजिट करके गए वो सारा इनपुट दे गए, क्योंकि जिनसे जिनसे मिले वो तो सब जी। धीरेन्द्र जी, 3 घटनाक्रम है। एक खबर आई कि चीन के 3 विमान ईरान की तरफ जा रहे हैं। अब वो फिर अचानक रडार से गायब हुए। जाहिर है कहीं लैंड कर गए होंगे। दूसरी खबर आई कि चीन जो है वो पाकिस्तान को 40 स्टेल्थ विमान देगा, लड़ाकू विमान देगा। और तीसरी खबर तो वही व्हाइट हाउस वाली, जहां मुनीर साहब और ट्रंप साहब की भेंट हुई है और ट्रंप साहब ने बयान दिया है कि मैं पाकिस्तान को बहुत प्यार करता हूं। तो पाकिस्तान पर कितने लाड़ लुटाए जा रहे हैं, इसकी वजह कुछ समझ में आती है क्या आपके? देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा समझने की इसलिए जरूरत नहीं है कि क्योंकि हम लोगों ने सुपारी वाले गुंडे बहुत देखे हैं।
जो सुपारी लेके जो अपराध करते हैं, जिन लोगों को किया जाता है, पाकिस्तान को, चूंकि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसपे खुद उसके राजनयिकों को यकीन नहीं है, उसकी ब्यूरोक्रेसी को यकीन नहीं है। बाकायदा वहां की संसद में इजलास में ये बात हुई है, ये प्रस्ताव पास हुआ अभी इसी हफ्ते में कि साहब जो 40 जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास दोहरी नागरिकता है, कम से कम वो एक देश की नागरिकता मिले। ये बात हुई है। आप उस देश के बारे में देखिए, पाकिस्तान को बहुत सिंसियर अगर बातचीत में कहा जाए तो पाकिस्तान अपने जो ज्योग्राफी है उसका रेंट वसूलता है और वो पूरी दुनिया से वसूलता है, कोई ये नई चीज नहीं है। पाकिस्तान देखिए, जब हम लोग ये सोच रहे थे और खास तौर से उस वर्ग को मेरा बहुत बड़ा वो होता है कि शायद जो लोग सुनते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, जो लोग बोलते हैं उनका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है कि वो बोल रहे हैं, अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो उसके बोलने का कोई अर्थ नहीं होगा। आप जब असीम मुनीर को पाकिस्तान के वहां व्हाइट हाउस में बैठे हुए देख रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि जैसे भारत को बहुत बड़ा झटका लग गया, भारत बड़ा बेइज्जत हो गया भारत के साथ। अरे भाई, ये कोई नई चीज नहीं है। ये कम से कम एक हफ्ते पहले हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे उसमें ये कह रहे थे कि मजबूरी है अमेरिका की पाकिस्तान, क्योंकि उसको ईरान में देखना है, उसको चाइना में देखना है, उसको जो है रूस में देखना है, उसको अफगानिस्तान में देखना है। ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। ये एक बहुत ही मतलब एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो ABCD के स्टूडेंट है वो भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान को ज्योग्राफिकल रेंट देना पड़ता है। अमेरिका ये जानता है। अब आप सोचिए कि नांगरहार के आसपास से अगर उसको ईरान में आर्मी उतारनी हुई, आपको लगता है कि ईरान में जो है किसी तरह का मूवमेंट कौन सेना भेजेगा? पाकिस्तान के पास ऐसी एक पैसे की जो है गुंडों की फौज है जो वो कहीं भी भेजता है। कभी उसको सलवार पहना देता है तो आतंकवादी हो जाते हैं, पैंट पहन लेते तो फौजी हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई वो नहीं। और रही बात चाइना की मजबूरी है कि चाइना ये जानता है कि हिंदुस्तान के साथ अगर वो लड़ता है, सिंगल फ्रंट पे लड़ता है तो गलवान भी हो सकता है, रिजांगला भी हो सकता है। 62 के दौर से हम निकल चुके, 67 से और अब तक का जो दौर है वो हिंदुस्तान को और ताकत देता है, कमजोर नहीं करता। हम ये नहीं कह रहे कि हम चाइना से बहुत ताकतवर हैं, लेकिन चाइना को ये मालूम है बी फिटिंग रिप्लाई जो वर्ड है वो हमारे पास है। तो वो चीजें उसको मालूम है कि हमको एक फ्रंट, अगर आप मोहल्ले के, आपने देखा होगा कि मैं कोई गंदा काम करने के लिए, आपने नाली साफ कराने के लिए कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को आप पैसे देते हैं, वो उतर जाते हैं बेचारे, आप तो उतरते नहीं है। तो पाकिस्तान गंदी नाली साफ करता है, वो चाइना की, अमेरिका की और वो दूसरे तमाम देशों की, यहाँ तक कि आपको बहुत सारे लोग शायद मुझे लगता है भट्ट जी उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जो सितंबर की बात की जाती है, जिस 20 सितंबर की बात की जाती है, आखिर वो है क्या? जॉर्डन में जिया उल हक ने जब कर्नल रहते वक्त जिस तरह से पैलेस्टीनियन का नरसंहार किया था, क्योंकि वो जॉर्डन के शाह का ही तख्ता पलट रहे थे, उसी को ब्लैक सितंबर कहा जाता है। तो ये पाकिस्तान की प्रवृत्ति है। हमको ये जिया उल हक ने उसको लीड किया था ऑपरेशन को। जी, मैं बता रहा हूँ। मैं उस समय जानता हूँ कि उनको इसीलिए भेजा गया था कि वो चूंकि वो एक बूचर ऑफ, उनको जॉर्डन कह दीजिए, क्योंकि बूचर ऑफ ढाका और बलूचिस्तान तो हम टिक्का खान को कह ही चुके हैं, मतलब पूरी दुनिया उनको जानती है, तो ये भी थे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब हम ये इस तरह की चीजें देखते हैं तो हो सकता है कि जो लोग, जैसा अभिषेक इशारा कर रहे थे कि जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं जो बहुत खुश हैं ईरान को लेकर या उसको लेकर, देखिए हमारा ईरान के साथ एक रिश्ता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि ईरान जो है बहुत बार ऐसा लगता है हमको कि OIC में उसने पाकिस्तान का सहयोग किया, ये किया, लेकिन आप ये देखिए चाहबार जब बनाते हैं तो वो उसको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि हम किस लिए बना रहे हैं। हम पाकिस्तान को बाईपास करना चाहते हैं, हम CIS में सीधा जाना चाहते हैं और वो हमारे साथ खड़ा है। कई जगह ऐसे होते हैं। देखिए इस्लामिक जो वर्ल्ड में सुन्नी कंट्रीज के साथ आपके यहाँ ज्यादा बड़ा तनाज पाया जाता है, जहां बामुकाबले आप अभी भी शिया कंट्रीज के साथ आपके रिश्ते उस तरह से नहीं है कि जिनमें बहुत ज्यादा उनकी तरफ से, यहाँ सिर्फ एक तो आपको गोरखपुर में मिला था जो भट्ट साहब बताएंगे, वो भी ISIS के लिए एक शिया मुस्लिम्स जो वहां मंदिर तक पहुंच गया था वो लेके हथियार, एक अब्बास सिद्दीकी, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट, और एक आपने इजराइल एम्बेसी पे बम लगाते हुए उस पत्रकार का जो ना था जो उसने कार पर
कोशिश की थी, जो बम स्टिक बम किया था। तो इसके अलावा आपको ढूंढना नहीं पड़ता, और ईरान से अभी तक को कम से कम नहीं लगता कि उन्होंने आपके यहाँ किसी कश्मीर में किसी आतंकी गतिविधियों में सीधा कोई इस्तेमाल हुआ हो या कोई फंड आया हो, जबकि वहाबी मूवमेंट के साथ सऊदी अरब के समय से जो 60s 80s से लेकर शुरू हुआ था, 90s से लेकर जो वहाबिज्म मूवमेंट, उसमें सीधे तौर पर है। तो मुझे ये लगता है कि जब हम अपनी डिस्कशन को रखें तो उस ग्राउंड पे रखें कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते उस तरह के, और ईरान ने जो किया है, ईरान ने जिन छात्रों के लिए 3 प्लेन चार्टर्ड उड़ाने के लिए कहा है, ये तो यूक्रेन से बड़ी बात है। यूक्रेन में तो एयरफील्ड खुला हुआ था, यहां तो एयरफील्ड बंद है, लेकिन उसने कहा, इरना के अधिकारी ने साफ कहा है कि इंडियन लोग हमारे अपने हैं, इस सब के साथ वो 3 प्लेनों को उड़ाने दे रहा। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपने जहाज से भेज रहा है, अपने जहाज से भेज रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि ये और पॉइंट है सर, हम लोगों को जी जी सॉरी कंटिन्यू कीजिए सर। नहीं आप कर सकते हैं, मैं तो कंटिन्यू उस पे जी सवाल। नहीं, देखिए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप है, अगर हम ध्यान देखें तो जैसे ही हमारे पास जीबी आता है, हम पाकिस्तान को सीधे उस अगर रूट को हम देखें तो बाईपास करते हुए हम चाबहार तक पहुंचते हैं अफगानिस्तान के वाया, और हमारा पाकिस्तान के साथ परमानेंट लेना देना समाप्त और चीन की दादागिरी भी समाप्त हो जाती है। ये बात को भी हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। तो हमारा ईरान में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है चाबहार में, हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहा है। हम लोग को भावनाओं में बह के, अब देखिए दिक्कत क्या है, कुछ लोग भावनाओं में बह के कहते हैं कि इज़राइल भी तो हमारा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब 2 अपने ही चीज़ों को बदला जा रहा हो, तो यहाँ पे हमें अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ठीक है? इज़राइल को ये कहना पड़ेगा कि भाई ठीक है, एटम बम वो नहीं बनाएगा, हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। एटम बम वो नहीं बनाएगा, मारपीट बंद करो, कहानी खत्म करो, यूएस को पीछे बोलो जाने के लिए। वो दादागिरी जो ट्रम्प कर रहे हैं, इससे बेटर है कि हम अपनी साइड से ये प्रस्ताव रख दें। सीधी बात, वरना ये जितना सोचा जा रहा है, यूएस सिर्फ इसलिए इस रीजन में नहीं आ रहा लड़ाई करने, ओमकार सर, ये ना सोचिए कि उस पे ट्रम्प के इमेज पे फर्क पड़ेगा। वो जानता नहीं है ना कि लड़ाई कितना लंबा खिंच जाएगा। मुझे रशिया ने भी ऐसा तो लगता है मुझे हाँ, ऐसा लगता है मुझे ऐसा रशिया ने भी लगता है अभिषेक जी, जी कि भारत जो है वो इस तरह की मध्यस्थता में कभी पड़ना ही नहीं चाहेगा। यूं तो बिल्कुल शुरू में अगर आप देखें तो जेलेंस्की ने भी कहा था कि भारत जो है वो भूमिका निभा सकता है, लेकिन हम उस चक्कर में पड़े ही नहीं। हम कोई गारंटी लेने की स्थिति में है नहीं, और ऐसी बेवकूफ़ी भारत शायद नहीं करेगा, क्योंकि जो बिल्कुल मसले हैं यही वो बात बहुत पेचीदा मसले हैं, और वहां पर अमेरिका भी इन्वॉल्व है, बल्कि अमेरिका ही इन्वॉल्व है, है। जो अमेरिका ही इन्वॉल्व है। इजराइल के जरिए वहां सब कुछ करवा रहा है। बट साहब, आप क्या कहते हैं किस बारे में? इसी बारे में कि साहब, क्या भारत को समझाना चाहिए ईरान को कि भाई आप देखिए परमाणु हथियार मत बनाओ? देखिए लाला डोनाल्ड ट्रंप को अभी 15 दिन का समय चाहिए, यानी जी 4 जुलाई तक का। तो लेट अस वेट फॉर दैट। लेकिन नेतन्याहू ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि हमारे सामने 2 उद्देश्य हैं। पहला, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने की, बैलिस्टिक मिसाइल की जो ताकत है उसको न्यूट्रलाइज करना। दूसरा, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता को भी खत्म करना। यदि इस प्रोसेस में ईरान की अयतुल्ला खुमैनी की सरकार गिर जाती है तो गिरे, लेकिन हमारी कोई शत्रुता ईरान के लोगों से नहीं है। हम ईरान की मुल्ला सरकार के खिलाफ हैं। और ये भी सही है कि ईरान की बड़ी संख्या, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, अयतुल्ला खामेनी से मुक्ति चाहती है। ईरान में लोग जश्न मना रहे हैं इजराइल की बॉम्बिंग के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो इसमें एंट्री हो रही है, और तब तक जो है इजराइल ने जिस तरीके से एस्केलेटरी लैडर पर अपना जो नियंत्रण स्थापित कर रखा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में, हालांकि ट्रंप ने कहा है कि अगले 48 घंटे में हम फैसला कर देंगे, एंड वी मस्ट होप कि सैटरडे की ये संडे मॉर्निंग में कुछ निर्णय होगा। तब तक इजराइल अपना इतना ज्यादा प्रभुत्व स्थापित कर लेगा कि शायद उसको अमेरिका के सीधे इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी ही नहीं। अमेरिका का कोवर्ट इन्वॉल्वमेंट तो 100% है, 7 अक्टूबर 2023 से लगातार चल रहा है।
इजराइल ने जिस तरीके से हमास को, हिजबुल्लाह को, हूथी को न्यूट्रलाइज किया है, ये सारा अभियान जो जो चला है 21 महीने, ये बिना अमेरिकन ओपन सपोर्ट के संभव नहीं था। और करीब जो है अब तक इजराइल का 50 to 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुका है। अभी ईरान की लड़ाई में ही 10 से 12 बिलियन डॉलर खर्च हो चुका है इजराइल का, और उसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि वो 3 साल लगातार, 4 साल लगातार जो है वॉर में लड़ सके और 150-200 बिलियन डॉलर वो उसमें फूंक सके। तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना इंटरेस्ट प्योरली कॉमर्शियल है। क्रिप्टो का जो उनकी डील हुई है पाकिस्तान के खेत मार्शल सैयद मुनीर के साथ, और इंडिया का टकराव निश्चित होगा। अगर पाकिस्तान की ओर से भारत में कोई खुराफात की गई तो उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला राउंड था उससे भी ज्यादा भयानक होगा, और इसमें कोई शक नहीं है। और अब तक पिछले 11 साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय फलक में, इंटरनेशनल ग्लोबल सीन में ये दिखा दिया है कि भाई इंडिया अब हर मामले में खुद मुख्तार है, ऑटोनोमस है, और हम अपने हित के अनुसार निर्णय लेने को हम स्वतंत्र हैं। G7 को लेकर के कांग्रेस ने इतना ज्यादा जो है गंदगी फैलाई, और जबकि G7 के लिए हम जाने को तो नरेंद्र मोदी पर ज्यादा परेशान नहीं थे। ये कनाडा की ओर से जो है आया था इनविटेशन, और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को इस मीटिंग में अगर हम नहीं बुलाते तो मीटिंग का मतलब क्या था? हम इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं कर सकते। वो तो भट्ट साहब, कांग्रेस तो गंदगी फैलाने के अलावा आजकल कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ, तो इसलिए ये आने वाले जो ये आज 20 जून हो गई है, तो 20 जून से करके 4 जुलाई तक का जो ये जो अंतराल है, is going to be very very crucial and very very significant for India, Iran and Israel, all three. वीरेंद्र सर, एक मिनट, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने जो बात कही कि 2 दिन 3 दिन, जो भी 15 दिन भी ले ले, मुझे नहीं लगता कि यूएस इस वक्त कम से कम उस सिचुएशन में कि वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो, क्योंकि यूक्रेन में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। और अगर आप यहां भी फंसेंगे तो ताइवान की मदद कैसे कीजिएगा? चाइना भी तो वेट ही कर रहा है ना। फिर चाइना भी तो उस मोमेंट की वेट ही कर रहा है ना कि आप फंसे 2 जगह पे। जी, इतना ही कहना। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आपकी टिप्पणी के साथ ही जो है समापन करेंगे। अभी जो एक टिप्पणी कर रहे थे भट्ट साहब, जिस पर मैंने कहा कि कांग्रेस तो आजकल गंदगी ही फैलाने का काम कर रही है, तो मोदी जी ने भले ही कितने भी टॉयलेट बनवा दिए हों, ये खुले में शौच करना कब बंद करेंगे? देखिए, अब राजनीतिक विमर्श में किसी भी मर्यादा की तो कोई जरूरत होती नहीं। मर्यादा के तीर ऐसे हो गए जो भोत रहे हैं और जिनके लिए अब कोई तर्कश राजनीति में बचा नहीं है, तो उनको कहीं रखा नहीं जाता। वो आप कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस अब इस वक्त कोई ऑब्जेक्टिव उसके पास नहीं है, कोई उसने लक्ष्य तय नहीं किया। वो सिर्फ ये जानती है सत्ता हासिल करनी। आपने अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारी भीड़ को देखा है जब कहीं मंच की तरफ भागते हैं, जब कभी नेता चले जाते हैं तो आपने देखा होगा कोई गड्ढे से भागा जा रहा है, कोई इधर से भागा जा रहा है, कोई पीछे से चढ़ गया, कोई दरवाजे से। कांग्रेस के अंदर ये हालत हो गई है कि सिर्फ एक पोस्ट है जो अध्यक्ष पद की है, जो मतलब राहुल गांधी के पास है, नेता प्रतिपक्ष है, या गांधी फैमिली चूंकि कांग्रेस की एक है। उसके अलावा हर पोस्ट पर इसी तरह से लोग दौड़े जा रहे हैं ना, क्योंकि उनको ये समस्या नहीं है कि मंच तो खाली हो गया, यानी उनके पास जीत की कोई उम्मीद नहीं है, उनके पास कोई जो हासिल क्या करना है ये कुछ नहीं है। सिर्फ एक मात्र ये है कि किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को घेरो, प्रधानमंत्री मोदी को इस लेवल पर ले आओ, और उनके साथ जो राष्ट्रवाद का एक पूरा का पूरा उनके लोगों की जो छवि, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को अगर हम लोग किसी भी तरह से, चाहे विकास की बात करें या सब चीजों की बात करें, लेकिन अगर इतिहास में उनका सबसे पहला काम गिना जाएगा, वैसे तो बहुत सारे गिने जाएंगे हर प्रधानमंत्री के, और ये तो काफी आगे निकल चुके, लेकिन सबसे पहला काम होगा कि वो राष्ट्रवाद पर कहीं भी झुकते नहीं।
एक पूरे देश की पॉलिटिक्स जो 1962 से लेकर मतलब अब तक एक हारे हुए आहत राष्ट्र की भूमिका दिखती थी, वो एक दहाड़ते हुए राष्ट्र में बदल चुकी है। ये बात सब लोग अब मानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस छवि को गिराने के लिए अगर आपके पास उनसे बड़ी लाइन खींचने का कोई वो नहीं है, ना तो विजन है और ना ही आप उसका प्रयास करते दिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस लाइन को मिटाने की कोशिश करते हैं। और हाथ से मिटी हुई लाइन अगर बोर्ड पर भी होती है तो वो सब निशान छोड़ती है, गंदा लगती है। उसी तरह से कांग्रेस की जो भाषा है वो उस वजह से है क्योंकि उनके पास कुछ हासिल करने के लिए कोई प्लान नहीं है। बस उनको लगता है कि ये जनता, वो बेसिकली प्रधानमंत्री को मोदी को गाली देने से ज्यादा इस देश की जनता को कोस रहे होते हैं कि बताइए आप इनको चुन रहे हैं, बताइए आप इनको चुन रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा उनके जो पत्रकार जो उन्हीं के साथ मतलब वो बताते हैं कि वो न्यूट्रल है, लेकिन कोशिश हर समय ये करते हैं कि किसी तरह राहुल गांधी आ जाएं तो फिर कहीं जाएं। वो जो है ये कहने पर आ गए कि ये जनता जो है ये देखिए अपने खिलाफ ही वोट डाल रही है, वो जनता को नाराज होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत ज्यादा ये उम्मीद करूं कि वो भाषाई संयम रखेंगे तो ये गड़बड़ है। जब सत्ता बहुत लंबे समय तक दूर हो जाती है और जब आप ये मान के चलते हैं कि ये सत्ता आपकी है, आप राज परिवार से हैं, इस देश की डेमोक्रेसी का फर्स्ट रॉयल फैमिली से आप हैं और आप सिंहासन आपको दे नहीं रही है पब्लिक, तो उसमें इसी तरह की हालत मुझे लगता है हो जाती है सर। बिल्कुल सही है। भट्ट साहब कोई टिप्पणी करेंगे आप? ये जो जयराम रमेश रोजाना लोटा लेकर के निकल जाते हैं और इंडिया गेट के पास बैठ करके जो है सोच करते हैं, या स्टूडियो में भी जाकर के जो ये शिट फैला रहे हैं अलग अलग चैनलों पर, ये कभी इनको सद्बुद्धि आएगी कि ऐसे खुले में सोच करना ठीक नहीं है? अब देखिए, अब आप मुझे अगर जो है सफाई कर्मचारी बना देंगे तो हमारे इस चैनल में बदबू आने लगेगी। लेकिन 22 अप्रैल से लेकर के कल तक जो कांग्रेस ने किया है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, मोदी डर गया, मोदी नरेंद्र सरेंडर, कितने जो है आपके रफाल गिर गए, आपकी और आपकी जो है विदेश नीति फेल हो गई, इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं आया, G7 में नहीं बुलाया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती कर दी, कनाडा में बेइज्जती कर दी। तो जितनी ये पंचायत लेवल में जो सास बहू के झगड़े होते हैं गांव में, उससे भी वो झगड़े कम से कम जो है एक निष्ठावान दो रिश्तों के प्रति होते हैं, और दो सास बहू दोनों अपनी अपनी मर्यादा के अंदर रह करके झगड़े करते हैं। कांग्रेस ने तो सारी मर्यादा ही खत्म कर दी है और इतने निम्न स्तर पे ले गए हैं, और उसके बावजूद इतनी गंदगी के और इतनी नेगेटिविटी के बावजूद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के 5 नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन के लिए तैयार किया, उनको भेजा और उन्होंने भारत सरकार की वकालत की। सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया आर्टिकल 370 हटने से देश का बहुत लाभ हुआ। लोग ये यूरोप में लोग ये समझते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। आर्टिकल 370 हटने लोगों को ये मालूम हुआ कि नहीं, कश्मीर भी भारत का इंटीग्रल पार्ट है। आनंद शर्मा ने जो किया, मनीष तिवारी ने जो किया और शशि थरूर ने जो किया, उनको तो केरल में जो असेंबली का बाई इलेक्शन में कैंपेन तक के लिए नहीं बुलाया गया। हालांकि कांग्रेस ने सफाई दी है कि हमने उनको कोई मार्जिनलाइज नहीं किया है, हमने उनकी उपेक्षा नहीं की है। तो ठीक है, हो जाने दीजिए, जो हम पे गुजरनी है एक बार गुजर जाए, वो कितने सितमगर हैं, खुल जाए तो अच्छा है। तो कांग्रेस खुल रही है, अभी और खुले। यहां तक कहा जयराम रमेश ने कि मॉनसून सेशन के 47 दिन पहले इन्होंने सत्र की घोषणा कर दी। मोदी डर गए, हमने कहा था विशेष सत्र बुलाओ, तो मोदी डर के मारे उन्होंने 47 दिन पहले मानसून सत्र की घोषणा कर दी। तो सारा का सारा जिम्मा और मैं तो साफ साफ कहता हूं कि पाकिस्तान की ISI, लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, सबको कांग्रेस ने बेरोजगार कर दिया है। सारा जो काम वो नहीं कर पाते थे वो काम कांग्रेस कर रही है। अब तो लोग कहने लगे सोशल मीडिया पे कि ये लश्कर है, कांग्रेस है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तीनों का। आप जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। धीरेन्द्र पुंडीर जी आपको भी बहुत धन्यवाद, अभिषेक तिवारी जी आपको भी, और वीरेंद्र नाथ भट्ट आपको भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय श्री राम। जय हिंद।